Hello students, I am Ratish Kumar and now today I am going to discuss part 2 of the chapter Federalism, part 2. And in previous chapter we already discussed what is federalism, how India is federal country, do you think how federalism is practiced in India. So all these things we discussed in the previous video. In this video we will discuss two things. We will discuss balance of power in federalism. Balance of power between center and state. Question is, balance of power between center and states depends upon which factors? सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब सेंटर स्ट्रांग रहेगा या स्टेट स्ट्रांग रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म में भी किसी किसी देश में, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, तो यूएसए में हम लोग देखते हैं कि स्टेट ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंटर वीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक है और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टेट गवर्नमेंट वीक है। सेंटर इज़ मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसा किस कारण से। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स, मीन्स बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब जो सत्ता का जो संतुलन है पावर का, वो सेंटर के फेवर में रहेगा या स्टेट के फेवर में, ये कौन सा फैक्टर से डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि फेडरलिज्म कैसे बना है। फेडरलिज्म दो तरह से बनता है। एक फेडरलिज्म जो बनता है उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा देश जो है वो बनता है। लेकिन अब जैसे पहले आप लोग एक समझ लीजिए कि फेडरलिज्म कौन सा दो तरह का होता है। एक होता है, पहला टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऐसे कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। तो इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होगा और वीक सेंटर होगा। इसमें स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और सेंटर वीक होगा, जैसे यूएसए में है। ऐसे फेडरलिज्म को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। ये फेडरलिज्म इस तरह से बनता है कि ये पहले एक देश, बड़ा देश नहीं था, अलग अलग छोटा छोटा राज्य था जो इंडिपेंडेंट था। लेकिन सब राज्य छोटा छोटा स्टेट्स जो है पहले इंडिपेंडेंट था, मतलब एक छोटा छोटा कंट्री था, वो लोग अपने आप को यूनाइटेड कर लिया, एक बड़ा सा कंट्री बना लिया, सब मिल के, सारा स्टेट मिल के। और इन लोगों ने एक नेशनल यूनिटी के लिए, ज़्यादा पावर के लिए एक बड़ा कंट्री बनाया, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो पहले सारा स्टेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट था, लेकिन वो लोग सब मिल करके एक फेडरेशन बनाया, और ये एक ऐसा फेडरेशन कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यूएसए में इसी तरीके से बना कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ऐसे जब बनता है तो स्टेट जो है अपना पावर रख लेता है, बहुत सारा पावर स्टेट रख लेता है। जैसे स्टेट कुछ पावर, जैसे कि अगर अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे हर स्टेट का अपना खुद का भी सिटीजनशिप लेना पड़ता है। एक यूएसए का सिटीजनशिप होता है, एक वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजनशिप होता है। इसके जैसे एग्जांपल है कि अगर कोई अरिज़ोना स्टेट में रहता है तो अरिज़ोना का भी सिटीजनशिप लेना होगा और यूएसए का भी लेना होगा। तो स्टेट को सिटीजनशिप होता है। स्टेट बहुत सारे मामले में बहुत पावरफुल होता है।
तो और सेंटर कमज़ोर होता है, स्टेट से वीक होता है। तो ऐसा फेडरलिज्म को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जब स्टेट सब मिलते हैं, कमिंग टुगेदर मतलब आते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ, तो यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होगा, सॉरी वे स्टेट स्ट्रांग होगा, सेंटर वीक होगा। एक दूसरा तरह का फेडरलिज्म है तो जिसको बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा स्टेट, होल्डिंग टुगेदर में बड़ा सा स्टेट, बड़ा सा कंट्री डिसाइड करता है कि हम अपने पावर को अपने स्टेट्स में बांटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक बड़ा सा, ब्रिटिश जब इंडिया को छोड़ के गया तो इंडिया एक बड़ा सा कंट्री था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया के जो उस समय के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे, फेडरलिज्म देंगे। सारे स्टेट्स को अपना अलग पावर दिया गया, सारे स्टेट्स को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिया गया, जो सेंट्रल, जो हम लोग पढ़े थे कि स्टेट लिस्ट से वो अपना कानून बना सकता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। तो इंडिया ने अपने पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब एक इंडिया ने, पूरे देश ने अपने पावर को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में बांटा और सभी स्टेट को होल्ड करके रखा, तो इसको बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर। तो नेचुरली है, चूँकि यहाँ पे सेंटर ने स्टेट को पावर दिया, इसलिए सेंटर अपना पावर ज़्यादा रखेगा। मेन सारा पावर, जैसे इंडिया में सेंटर, सारा इम्पोर्टेंट पावर इंडिया में रखा है। जैसे कि डिफेंस सेंटर के हाथ में है, पूरा देश की सेना, पूरा देश का रक्षा सेंटर के हाथ में है। फॉरेन पॉलिसीज़ सेंटर के हाथ में, पूरा फॉरेन मैटर वही देखता है। सब इम्पॉर्टेंट टैक्स सेंटर के हाथ में है। यूनियन लिस्ट, इंडिया में जो यूनियन लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार बनाती है, वो उसमें सब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है उसमें। और स्टेट लिस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर किसी मैटर पे दोनों बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो उसमें सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है अपना कानून। लेकिन अगर किसी तरह से दोनों के लॉ में टकराहट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो सेंटर का चलेगा। तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वीक स्टेट है। इसके अलावा रेसिजुअरी सब्जेक्ट भी है। एक रेसिजुअरी सब्जेक्ट है जो चौथा सब्जेक्ट होता है। वो यह सब्जेक्ट है कि जैसे कभी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, उस समय कोई ऐसा कोई मैटर ही नहीं था। जैसे आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मैटर अगर बाद में निकल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय नहीं था, वो सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो सब ऑटोमेटिक रेसिजुअरी सब्जेक्ट कहलाएगा और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ये सारे मैटर में सेंटर स्ट्रांग है और ये इंडिया कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कैसे बना? ये एक सेंटर, एक कंट्री था पहले, सेंटर, स्ट्रांग सेंटर, उसने अपने पावर को स्टेट्स को दिया, लेकिन मेन पावर सब अपने हाथ में रख लिया, इसलिए स्ट्रांग सेंटर है और वीक स्टेट होता है। सेंटर इज़ मोर पावरफुल दैन स्टेट। एग्जाम्पल इंडिया है, स्पेन है, एक्सेट्रा है। तो एक क्वेश्चन क्या था कि बैलेंस ऑफ पावर between center and state depends upon which factors? So balance of power depends upon two factors. First is how country is created, how federation is created. If states created the federation, then it will be called coming together federation, and in that state will be more strong, center will be weak, for example USA. But if a country created first and center delegated the power to the state, सेंटर ने अपना पावर स्टेट को दिया, और पहले एक स्ट्रॉन्ग सेंटर था, एक कंट्री था, और उस कंट्री के द्वारा अपने स्टेट्स को पावर दिया गया, तो ये कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, वीक स्टेट होगा, एंड सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे इंडिया। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। Now we will discuss the last part of this topic, last subtopic, that is called
decentralization in India. Decentralization in India. Decentralization. So first we have to understand what is decentralization. Decentralization क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है विकेंद्रीकरण हिंदी में, मतलब सेंटर से पावर को स्टेट्स को दिया गया, जो एक फेडरलिज्म हुआ, और स्टेट से भी पावर लेके, सेंटर से भी पावर लिया गया, स्टेट से भी पावर लिया गया, और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को वो पावर दिया गया। मतलब सेंट्रलाइजेशन को धीरे धीरे कम किया गया और पूरी तरह से पावर को नीचे लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। केंद्र से पावर छीन के या स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट से भी पावर लेकर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपना कुछ कुछ पावर दिया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में दो तरह से है। एक है यहाँ पे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरा है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन मतलब कि जो देश के जो शहर है उनमें एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलता है, और रूरल मतलब देश के जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलता है, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। तो हालांकि इंडिया में तो ये बहुत पहले से चला आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये प्रोविज़न था, लेकिन उस समय तक बहुत एफिशिएंट वे में नहीं चल रहा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, मतलब संविधान का संशोधन हुआ। इट वाज 73rd अमेंडमेंट, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था 1992 वाला। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना दिया गया, संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया कि अब सेंटर से और स्टेट से बहुत सारा पावर को लेकर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फाइनेंस को निश्चित किया गया, इलेक्शन रेगुलर होना निश्चित किया गया, और एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन कराएगा। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई 1992 के बाद, और एक मॉडल जो बनाया गया जिसमें कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके अंदर 3 लेवल पे, 3 लेयर पे उसका बनाया गया। जैसे कि उसको हम लोग एक मॉडल से समझ सकते हैं, एक मॉडल से हम लोग समझ सकते हैं उसको। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश था, और इंडिया के अगर देखा जाए तो एक एक स्टेट जो है यूरोप के कंट्री से बड़ा बड़ा है। तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा था कि बहुत ग्रामीण, दूर दूर के ग्रामीण इलाका का अनदेखा हो रहा था। वहाँ तक उन लोगों तक विकास का या किसी भी तरह का चीज़ नहीं पहुँच रहा था, और ज़्यादातर जो राज्य की राजधानी है या आसपास का क्षेत्र ही विकास कर पा रहा था। तो इसके लिए डिमांड हो रहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि हर इलाके में अपना एक सरकार हो। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे मेजर स्टेप लिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, और इसको 1992 में बहुत एक ज़बरदस्त स्टेप लिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें इसका मॉडल 3rd tier आइदर लोकल गवर्नमेंट गॉट पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया 3rd tier, मतलब लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गॉट पावर। और इन इंडिया 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन इंडिया 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और दो तरह का मॉडल बनाया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एक ग्रामीण इलाका के लिए रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि 3 लेवल पे काम था। एक जिसको कह सकते पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया,
और सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब हर विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत क्रिएट किया गया। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं और बहुत सारे ग्राम पंचायत मिला करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर एग्जांपल दे रहे हैं कि सब मिला करके 36 लाख ग्राम पंचायत क्रिएट हुए, तो एग्जांपल के लिए 50 या 100 ग्राम पंचायत मिला करके एक ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत बनाया गया, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं। तो ऐसे हर गांव में ग्राम पंचायत बनाया गया और कुछ गांव को मिला करके एक पंचायत समिति बनाया गया। डिपेंड करता है गांव कितना बड़ा है। अगर गांव बहुत बड़ा है तो बहुत कम ही गांव मिला करके पंचायत समिति बना। गांव बहुत छोटा है तो बहुत सारा गांव मिला करके पंचायत समिति, एक पंचायत समिति। और ऐसे बहुत सारे पंचायत समिति भी बने, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये सबसे नीचे ग्रास लेवल का है। फिर पंचायत समिति बना और सबसे ऊपर हर पंचायत समिति पे एक जिला परिषद हुआ। तो मतलब अगर किसी एक मॉडल को देखें इंडिया में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो पिरामिड की तरह दिखेगा। बहुत सारे ग्राम पंचायत पे एक पंचायत समिति हुआ जो बीच का लेवल है, और बहुत सारे पंचायत समिति मिला करके एक जिला परिषद हुआ। तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्राम पंचायत, मान लीजिए 100 ग्राम पंचायत है, उसमें 50 पंचायत समिति है, या मान लीजिए 10 ग्राम पंचायत है, 10 ग्राम पंचायत में 5 पंचायत समिति हुए और 5 पंचायत समिति मिला करके एक जिला परिषद। तो यही एक जिला परिषद के अंदर में इतने लोग शामिल हुए। जैसे एक जिला परिषद है तो उसमें 5 या 7 पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे, और एक ब्लॉक लेवल पे काफ़ी गांव का ग्राम पंचायत, ऐसे करके एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल बनाया गया। और दूसरा एक अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी मॉडल बनाया गया, जिसमें कि टाउन में जो छोटा शहर है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाया गया। छोटा शहर में म्यूनिसिपैलिटीज़, और बड़ा जो शहर है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाया गया। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी चुनाव जनता के द्वारा होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का भी चुनाव जनता के द्वारा होता है। रेगुलर चुनाव होता है जिसके लिए वार्ड बना रहता है, और हर वार्ड का एक वार्ड काउंसलर होता है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहलाता है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है। तो इस तरीक़े से सिस्टम बनाया गया, रेगुलर इलेक्शन किया गया। और जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेम उसी तरह से किया गया कि हर ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन होगा, ब्लॉक समिति का या पंचायत समिति का भी इलेक्शन होगा, जिला परिषद का भी इलेक्शन होगा। तो पंचायती राज सिस्टम में भी यही किया गया। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसे पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। तो ये हम लोगों का है, और हम लोगों को इससे देख के समझना है कि क्या क्या किया गया। तो 1992 के बाद जो किया गया, 1992 के बाद किया गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी कर दिया गया, संविधान के द्वारा ये आवश्यक कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन करना है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का। पहले इलेक्शन नहीं होता था, अब इसको एकदम रेगुलर कर दिया गया। और सीट को रिजर्व कर दिया गया, इलेक्टोरल बॉडीज़ में सीट को रिजर्व किया गया। जितना भी मतलब जहाँ जो सीट था, पंचायत समिति का हो, चाहे ब्लॉक समिति का, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सब में जो भी सीट है रिज़र्व किया गया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए सीट को रिज़र्व किया गया। और 1/3 जो है टोटल सीट का 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया, महिलाओं के लिए। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नाम जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको क्रिएट किया गया हर स्टेट में। और हर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने स्टेट में जो भी चाहे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका वो इलेक्शन कराने का उसको जिम्मा दिया गया।
और ये इंडिपेंडेंट था, ये मतलब कि राज्य सरकार के अधीन नहीं, उसको सारा अपना इंडिपेंडेंट पावर मिला हुआ था ताकि कोई धांधली नहीं हो। और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बताया गया, उसके संविधान में लिख दिया गया कि इतना कुछ पावर आपको शेयर करना, अपना पावर देना है, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देना है और रेवेन्यू भी देना है, मतलब पैसा भी देना है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को पैसा भी देना है। और शेयर क्या करना है वो स्टेट से स्टेट में डिपेंड करता है कि कितना शेयर कौन करेगा, बड़ा स्टेट है या ज़्यादा रिच है तो वैसे इस तरीक़ा से। लेकिन ये संविधान में कर दिया गया कि आपको पावर भी देना है और रेवेन्यू भी देना है ताकि उसका काम अपने आप में चलते रहे। इसके अलावा क्या है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली बोला जाता है पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज बोला जाता है। उसका मॉडल जैसे हम अभी बताए थे कि हर विलेज पे या ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम पंचायत होता है। मान लीजिए बड़ा विलेज है तो उसमें एक ही विलेज में ग्राम पंचायत हो जाएगा, या बहुत छोटा छोटा गांव है तो कुछ गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत हो जाता है। तो एक काउंसिल है जिसमें कि बहुत सारा वार्ड मेंबर होता है जिसको कि पंच बोला जाता है। वार्ड मेंबर को पंच बोला जाता है, पंच। और हर पंच के सबका पंच लोगों का एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच बोला जाता है। पंच का प्रेसिडेंट को सरपंच। और ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब हर गांव में जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल जिसका एज हो गया वो लोग वोट दे सकते हैं। वो लोग वोट देते, वो लोग चुनते हैं पंच को, और पंच लोगों में से सरपंच चुनाता है। तो ये सिस्टम चलता है गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे। तो इसमें पंचायत इसी को बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि ये एक डिसीज़न मेकिंग बॉडी होता है पूरे इंटायर विलेज का, पूरे गांव का डिसीजन लेता है ये। और पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविज़न में काम करता है। ग्राम सभा, पंचायत जो है ओवरऑल सुपरविज़न ग्राम सभा में इसमें काम करता है। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो सारे ग्रामीण लोग, जितने लोग वोटर हैं, जितने अडल्ट लोग हैं और वोट देने वाले हैं, वो सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। ग्राम सभा मतलब चुनाता नहीं है उसमें, वो सारा अपने आप मेंबर होता है ग्राम सभा का, जो भी गांव का आदमी है जो वोट देने लायक है। और ग्राम सभा के सुपरविज़न में पंचायत समिति काम करता है जिसका चुनाव किया जाता है पंचायत समिति वाले का। और हर साल कम से कम 2 बार या 3 बार इनको मिलना है, इनका अपना असेंबली होना है। और इसमें ये लोग एनुअल बजट अप्रूव करते हैं। ये लोग का काम होता है कि एनुअल बजट क्या होगा इस गांव के डेवलपमेंट का, जैसे छोटा सड़क बनना है, पगडंडी बनाना है, कुआं खोदना है, चापाकल लगाना है, तो ये सब चीज़ों का एनुअल बजट क्या होगा, ग्राम पंचायत का एनुअल बजट क्या होगा। और परफॉर्मेंस का भी रिव्यू करते हैं कि हर मतलब ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये सब करना है इनका काम। तो ये हो गया विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। और बहुत सारे गांव ग्राम पंचायत मिलाकर के एक ब्लॉक लेवल पे उसके ऊपर का एक लेवल होता है। तो उसमें ब्लॉक लेवल में क्यों कहलाते हैं पंचायत समिति। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत को मिला के एक पंचायत समिति बनाया जाता है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल बक्सर ज़िला में डुमराव एक ब्लॉक है। अब डुमराव के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उसके जो मेंबर हैं, जो चुने हुए पंचायत के मेंबर्स हैं, पंच लोग, वो लोग पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल पे वो लोग चुनेंगे। हालांकि डुमराव उससे भी ऊपर है, अनुमंडल है। डुमराव के अंदर बहुत सारा ब्लॉक है, डुमराव उससे ऊपर का लेवल का है, अनुमंडल है। लेकिन एक ब्लॉक जो भी रहेगा कहीं का भी, तो उस ब्लॉक के अंदर में जितने भी गांव हैं वो गांव वाले लोग के जो
पंचायत समिति के मेंबर्स जो चुने हुए हैं, जो पंचायत जिसको ऊपर में बात किए थे, वो लोग चुनेंगे अपने ऊपर के पंचायत समिति वाले को। ग्राम पंचायत के चुने हुए लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी ग्राम पंचायत कहलाते हैं, वो लोग चुनते हैं पंचायत समिति को। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल और अच्छे तरीक़ा से अभी हम बताएंगे। तो ये चुनते हैं और ये ब्लॉक लेवल पे होता है, और उसके बाद एक ब्लॉक लेवल से एक पंचायत समिति होता है। तो ऐसे ऐसे 5-6 पंचायत समिति या कुछ और भी पंचायत समिति मिला करके एक जिला कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें एक जिला में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद कहलाता है, जिला परिषद। तो ऑल द पंचायत समितिज और मंडला इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला। जितना भी पंचायत समिति है वो सब मिला करके एक जिला बनाया जाता है। कि एक जिला में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक जिला है, उस एक जिला है फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे बक्सर जिला है। बक्सर जिला में हो सकता है कि 10, अभी एग्जैक्ट फिगर हम नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 पंचायत समिति होंगे, और हर पंचायत समिति के अंदर में बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे। तो इस तरीक़ा से क्रिएट होता है। तो जो जिला स्तर पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको जिला परिषद बोलते हैं। इनकी भी चुनाव होती है, और इनमें कौन कौन सा मेंबर होते हैं इसमें, जैसे कि एक लोकसभा का जो एमपी होता है वो इसका मेंबर होता है। जैसे बक्सर डिस्ट्रिक्ट का जो भी एमपी होगा वो वहाँ के जिला परिषद का मेंबर होगा। इसके अलावा एमएलए जो भी होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अब मान लीजिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट में 5 एमएलए कंस्टिट्यूंसी है, तो 5 एमएलए या 3 एमएलए का कंस्टिट्यूंसी है, तो सब एमएलए भी जिला परिषद का मेंबर होगा। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल्स होगा जो सरकार का ऑफिसर है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डीएम होगा, एडीएम भी हो सकता है, मतलब सरकारी अफसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो लोग होगा उसका मेंबर। और ये सभी जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा जिला परिषद का, वो कहलाएगा पॉलिटिकल हेड। चेयरपर्सन को पॉलिटिकल हेड बोला जाएगा जिला परिषद। तो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है, पार्षद जिसको बोलते हैं जिला पार्षद, तो डीएम के साथ मिलके उसको उस जिला का विकास में काम करना है। डीएम उसको कोऑपरेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कोऑपरेट करता है, उसको सरकार की तरफ से फंडिंग ये सब देने का व्यवस्था करता है। लेकिन चूँकि हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है और जिला परिषद का मेंबर जो है वो चुना हुआ इलेक्टेड मेंबर होता है वो लोग, तो इसलिए सरकारी अफसर उन लोगों को हेल्प करने के लिए हैं, और इन लोग विकास का योजना बनाता है और सरकारी अफसर लोग उसको मदद करते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है कि म्यूनिसपैलिटीज़ बनाया गया है टाउन्स में। जो अर्बन का बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग दिखाए थे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे अर्बन दिखाए थे ना, अर्बन लोकल, तो म्यूनिसपैलिटीज इन टाउन्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन बिग सिटीज़। तो यहाँ पे बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, and both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representative। मतलब दोनों में म्यूनिसपैलिटीज़, मतलब छोटा शहर में भी जो म्यूनिसपैलिटीज़ होता है उसके जो मेंबर होंगे वो भी चुने हुए होंगे, जनता के द्वारा चुने हुए होंगे। और इसका एक कंस्टिट्यूंसी मतलब एक वार्ड होता है। जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा का एक कंस्टिट्यूंसी होता है ना, पार्लियामेंट के चुनाव में एमपी का कंस्टिट्यूंसी होता है, तो उसी तरह से म्यूनिसपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जब चुनाव होता है तो वार्ड में डिवाइडेड है। हर मोहल्ला लेवल पे वार्ड होता है। हो सकता है कोई 4 मोहल्ला मिला के हो, या बहुत बड़ा मोहल्ला है तो एक ही मोहल्ला में एक वार्ड हो, मतलब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो एक वार्ड, अब बहुत सारा वार्ड मेंबर जब चुना के जाते हैं तो वो म्यूनिसपैलिटीज़ के मेंबर बनते हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, मतलब जैसा भी शहर में रह रहे हैं उस हिसाब से। और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसपैलिटी का, मतलब म्यूनिसपैलिटी का जो पॉलिटिकल हेड होगा वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होगा। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होगा, मतलब चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव का जो हेड होगा, सबका हेड, जो इलेक्टेड मेंबर जाते हैं वार्ड काउंसलर, सबका जो हेड होगा वो मेयर कहलाता है।
बड़े शहरों में मेयर कहलाता है, जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और छोटे शहरों में जहाँ म्यूनिसिपैलिटी होता है वहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहलाता है। और इन लोगों को भी मदद मिलता है सरकारी अफसर से, उस एरिया के जो भी उस लेवल पे जो है। तो इस तरीक़ा से मिला जुला के काम चलता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत अच्छा से पावरफुल बनाया गया। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन एंड हाउ इट स्टार्टेड इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं, कब और कैसे ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, राइट द मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। राइट द मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। राइट द मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब भी लिखना होगा तो लिखना होगा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल, जो अभी हम बताए थे, तीनों लेवल, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो छोटा शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़ा शहर में म्यूनिसिपैलिटी, सब लिखना होगा। ये सारी बातें, ये सब क्वेश्चंस में लिखना होगा। और अब हम लोग लास्ट एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको देखते हुए, सक्सेस और फेलियर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों के यहाँ सक्सेस रहा या फेलियर रहा, हम लोग पहले इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसा रहा हम लोग के यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 1992 के बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, तो पहले की अपेक्षा तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पहले तो इलेक्शन भी नहीं होता था और कोई पावर नहीं मिला हुआ था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, बस एक नाम के लिए बनाया गया था, लिखा हुआ था। कुछ राज्य करवाते थे, कुछ राज्य बिल्कुल ही नहीं करवाते थे। लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बन गया, अब तो इलेक्शन को रेगुलर कराना ही पड़ रहा था। वुमेन को भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिला, 1/3 मिला, जो कि अच्छी बात है, और सभी जाति वाले को भी मिला। तो रूरल एम्पावरमेंट बढ़ा, सभी समाज के सभी वर्ग का एम्पावरमेंट बढ़ा। एम्पावरमेंट मतलब उनकी सशक्तिकरण बढ़ी, हर जाति की बढ़ी। ये सब एक सक्सेस है इसका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 36 लाख से भी ज़्यादा लेवल पे इलेक्शन होता है इस देश में, कंस्टिट्यूएंसी में 36 लाख कंस्टिट्यूएंसी है टोटल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में। वार्ड और सब मिला करके जो पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है, तो इतने कंस्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे देश की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हम लोग के यहाँ कंस्टिट्यूएंसी है। और इतना मैसिव पैमाने पे इतने बड़े देश में सक्सेसफुली चल रहा है, तो इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अभी भी बहुत सारा चुनौती है, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ है जो अभी पूरा होना है। जैसे 3-4 तो अभी हम लोग एक लाइन से बोल सकते हैं कि इलेक्शन तो रेगुलर हो रहा है, लेकिन ग्राम सभा रेगुलरली नहीं बैठ रहा है, बहुत सारे जगह पे ग्राम सभा नहीं मीटिंग करता है। तो ये सब चीज़ें अभी और सुधारनी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारा स्टेट पावर भी ठीक से शेयर नहीं किया है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट लिखना पड़ेगा। जैसे कि सेंटर और स्टेट लिस्ट बना है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी लिस्ट बनाना पड़ेगा कि ये सब पावर इनको दिया जाए, एकदम क्लियर कट लिखना पड़ेगा। तो कुछ स्टेट्स इसमें मनमानी कर रहा है, पावर ठीक से नहीं दिया है। और रेवेन्यू का भी प्रॉब्लम कुछ होते रहता है। बहुत सारे स्टेट रेवेन्यू में भी, जैसे वो भी क्लियर कट नहीं लिखा है कि रेवेन्यू कितना जाएगा, कितना मिलेगा पैसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो ये सब भी प्रॉब्लम रहता है। रेवेन्यू का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सब थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है। एक और डिफ़िकल्टी है कि वुमेन को तो 1/3 सीट रिज़र्व कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वुमेन को पूरा एम्पावरमेंट नहीं मिला है। ज़्यादातर देखा जाता है तो वुमेन मुखिया होती है, लेकिन मुखिया पति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसका हस्बैंड ही रूल करता है, वुमेन बस नाम मात्र की खाली एक चेहरा होती है। तो ये सब भी बदलना होगा, वुमेन के हाथ में ही मेन पावर जाना चाहिए जिस चीज़ के लिए बनाया गया है।
तो ये सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना होगा। और लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसके वजह से डेवलपमेंट हुआ है। गांव-गांव में भी अब जाने पे अब पता चलता है कि रोड बन रहा है, अच्छा रोड देखने को मिल गया और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का व्यवस्था हो रहा है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। बहुत दिन तक जातिवाद और बहुत सारी चीज़ का ढोल पे आदमी नहीं चला सकता है, अंत में काम करना ही पड़ेगा, तो काम करना ही पड़ रहा है लोगों को। हो सकता है कि 5 साल जातिवाद पे खींच सकता है, लेकिन काम तो अल्टीमेट करना पड़ेगा और काम करना पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन फिर भी एक परफेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन, परफेक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अभी इंडिया को थोड़ा और मैच्योर्ड होने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा ग्रामीण लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में कि उनके राइट्स क्या है, सही तरीक़ा से रिप्रेजेंटेटिव चुने, तो ये इसका सक्सेस होगा। बट ओवरऑल वी गॉट good success in comparison to previous years. So now our topic came to an end. So I hope you enjoyed the topic. So very soon I will come with next video. Thank you. All the best.